हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन में। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि एडिक्शन से कैसे बाहर आए। किसी भी चीज का एडिक्शन हो तो उससे कैसे बाहर आए। इसके बाद फिर अगर वेट स्टक हो गया है तो क्या करना है उसके लिए, अगर मसल बढ़ाना है तो क्या करना है। तो हमने डिस्कस किया है आज 8 स्टेप्स कि आप अपना मसल कैसे बढ़ा सकते हैं। इवन डायबिटिक पेशेंट्स कैसे मसल बढ़ा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा बॉडी पेन होता है तो आप क्या करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस और भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्वागत है आपका सोमवार लाइव में। चलिए, पहला क्वेश्चन है फिट सोल का, हाउ टू रिड्यूस स्वीट क्रेविंग। सबसे पहले क्रेविंग का मतलब समझिए। हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एडिक्टेड रहते हैं। ठीक है, वो एडिक्शन क्यों होता है, और एडिक्शन को हम नेगेटिव सेंस में देखते हैं और क्रेविंग को हम उतने नेगेटिव सेंस में नहीं देखते हैं। ठीक है, जबकि दोनों सेम चीज़ हैं। एडिक्शन और क्रेविंग दोनों ही सेम चीज़ हैं। एडिक्शन चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो, चाहे वो मीठे का हो, चाहे वो पॉर्न देखने का हो, चाहे ऐसा कोई भी काम हो जो हम रिपीटेडली करते हैं, क्यों? अच्छा फील करने के लिए, टू फील गुड। ठीक है, सो जब भी आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें चल रही होंगी, रिलेशनशिप को लेके परेशानी चल रही होगी, फाइनेंसेस, वर्क को लेके आप परेशान होंगे, हेल्थ को लेके कुछ परेशानी चल रही होगी, तो इन सब परेशानी को एक्सपीरियंस करते हुए आप एक इमोशन को एक्सपीरियंस करेंगे और उस इमोशन को सप्रेस करने के लिए आप इन सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं। उनमें से एक मीठा है, क्रेविंग्स हैं जिनको हम खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, यही क्रेविंग्स अल्कोहल के लिए होती है, यही क्रेविंग शॉपिंग के लिए भी होती है, यही क्रेविंग पॉर्न देखने के लिए भी होती है। तो जब आप अच्छा फील करने लग जाएंगे नॉर्मली, और नॉर्मली का मतलब जो जैसा है उसमें जब आप कंटेंट होने लग जाएंगे या उसको सीख लेंगे कैसे होना है, आपकी क्रेविंग अपने आप बेटर होने लग जाएगी। ठीक है, सो देयर आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस टू दिस एंड देयर इज अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस। टेम्परेरी सॉल्यूशन में क्या है, अगर क्रेविंग होता है तो सबसे पहले हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्यास लग रही होती है लेकिन हम उसको क्रेविंग से या खाने से या भूख से कंफ्यूज कर जाते हैं। सो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड, कि आप 2 मिनट के लिए बैठ के सोचें कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट, सो जर्नलिंग कर लीजिए। तीसरा, आपके मील्स का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। सो मील टाइमिंग शुड बी फिक्स्ड। उन मील्स में क्या क्या खाएंगे वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, आइटम्स टू बी ईटन। क्योंकि होगा क्या इससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फीड बन जाएगा कि हमें किस समय खाना है और क्या क्या खाना है, ताकि आपका दिमाग इधर उधर जाए ही ना। जब जाएगा नहीं तो आप एक स्टेबिलिटी के साथ रहेंगे। जैसे बहुत लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनका एक सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज बन जाता है कि 6 बजे के बाद नहीं खाना या 7 बजे के बाद नहीं खाना। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट योर सबकॉन्शियस माइंड। और सारा का सारा ओरिजिन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही स्टार्ट होता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है अपने स्ट्रेस पे काम करना, इमोशनल हेल्थ पे काम करना। ठीक है, मेरा प्रोग्राम चलता है होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इट्स अ 3 मंथ्स प्रोग्राम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, वी टॉक अबाउट फाइनेंस वर्क, वी टॉक अबाउट हेल्थ। सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं इस दुनिया में, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप काउंसलिंग्स ले सकते हैं। सो दैट इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, चाहे आप उसको क्रेविंग कह लें या कुछ भी कह लें। सो that is how you can reduce your craving. The second question is weight stuck हो जाए तब क्या करना चाहिए। देखिए, weight stuck होने का जो रीज़न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न weight stuck होने का ये है कि आप कैलोरी कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, कैलोरी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। और कैलोरी कैलकुलेशन दोनों एस्पेक्ट में। पहला एस्पेक्ट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है तो आप जो खाना खा रहे हैं उसको भी अगर आप कैलकुलेट कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। सो सबसे पहले अपना जो रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। दूसरा, आप जो खा रहे हैं उसका कैलकुलेशन, सो फूड कैलोरी कैलकुलेशन। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ द केसेस में लोग कैलोरी कैलकुलेट नहीं करते, जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है। दूसरा है कारण वेट स्टक का, बिंज ईटिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलते चलते मुंह में रख लिया। ठीक है, हेल्दी समझ के चीज़ों को मुंह में रख लिया कि अरे मखाना है, थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा,
मूंगफली है, थोड़ा सा खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। और इस तरह से थोड़े थोड़ा चीज़ें कर करके हम 300-400 कैलोरी तक ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर वेट स्टक। तीसरा कारण जो बहुत कम देखा जाता है लेकिन हो सकता है, वो है मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन। ठीक है, मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन क्या होता है? आप बहुत दिन से जब लो कैलोरी डाइट पे होते हो, जब मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ इसका मतलब आप 6-7 महीने से लगातार कैलोरी डेफिसिट पे हो, सो आपकी बॉडी उस कैलोरी पे एडॉप्ट कर लेती है अपना खर्चा काट के, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन। और इसीलिए यहाँ पे चीट मील का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन चीट मील के जो कॉन्सेप्ट आया उसको लोग समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि बाहर जाके हम चीट कर लेंगे तो वो चीट मील है। नहीं, चीट मील घर में ही होता है, वो भी प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड होता है और वो आपके टोटल रिक्वायरमेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा वेट क्यों स्टक है कि आप प्रॉपर्ली सो नहीं रहे, अच्छे से आप डील नहीं कर पा रहे अपने आप को। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है, जिससे बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और सर्वाइवल मोड में बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सेकेंडरी हो जाता है। बॉडी के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है उस सिचुएशन से डील करना जिस सिचुएशन में आप अभी हैं। ठीक है। और ये एक अगेन बहुत बड़ा कारण है लोगों के वेट स्टक होने का। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सचिन कालसी, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस ईटिंग। अभी मैंने इसका जवाब दिया है वैसे कि स्ट्रेस ईटिंग कैसे कम करना है। अगर स्ट्रेस ईटिंग कम करना है तो इसका क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है कि स्ट्रेस पे काम करना ज़रूरी है। ठीक है। स्ट्रेस 3 एरियाज ऑफ लाइफ से हमें मिलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस है क्या, इसको समझ लीजिए सिंपल साफ शब्दों में कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस है कोई ऐसा सिचुएशन जिसको आप डील नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब कि आपके दिमाग में चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो हम डील नहीं कर पा रहे हैं या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या ऐसी प्रॉब्लम जो दिमाग में उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, दैट बिकम्स अ स्ट्रेस फॉर यू। ठीक है। और वो 3 एरियाज ऑफ लाइफ से होता है। या तो रिलेशनशिप को लेकर परेशान है आप, स्पाउस, इन लॉज, पेरेंट्स, बच्चे, फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टाफ, ये सब रिलेशनशिप इश्यूज में आते हैं। दूसरा है वर्क या फाइनेंसेस को लेकर आप परेशान हैं, और तीसरा है हेल्थ को लेकर परेशान है। तो इन सबको सीखने का, डील करने का स्किल डेवलप किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पास साइकोलॉजी का एक पूरा एरिया है जो आपको हेल्प कर सकता है कि आप लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। स्ट्रेस कभी भी खत्म नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और स्ट्रेस खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस खत्म हो गया तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। आप ग्रो करते हैं चैलेंजेस को ओवरकम करके। जब आप चैलेंजेस पे स्टक हो जाते हैं वो आपके लिए स्ट्रेस हो जाता है। सो आपको जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं अलग अलग एंगल से, जो आपको हेल्प करता है चीज़ों को सीखने में, समझने में, एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो। इस तरह से आप अपना स्ट्रेस काम करेंगे, और स्ट्रेस पे काम कर जैसे ही करेंगे वैसे वैसे आपका जो स्ट्रेस ईटिंग है वो कम होता चला जाएगा। मान हेल्थ हब, एक टाइम पर आकर वेट रुक गया है, कैसे बाहर आएं? मान जी, आपको आई होप आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन किसी ने जस्ट पूछा था, तो उम्मीद करता हूँ आपने सुन लिया होगा। हनी के ऊपर आपके थॉट्स। ओके, हनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ को क्या आप डेली बेसिस पर खाएंगे? जब हम फ़ायदेमंद चीज़ की बात करते हैं तो फॉर एन एग्जाम्पल पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल क्या करता है? आपको फीवर से बाहर निकालता है। अगर आपको फीवर है, आप पैरासीटामॉल खाते हो, तो क्या जब फीवर नहीं भी है तो भी आप पैरासीटामॉल खाते रहते हो कि फीवर आए ही नहीं? नहीं, जब फीवर आएगा तो पैरासीटामॉल खाएंगे। पहले से पैरासीटामॉल खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर करेंगे तो उसका नुकसान है। वैसे ही हनी है, देयर आर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन हनी, बट वो डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो, आपकी दादी, आपकी नानी कभी कभार आपको हनी चटाया करती थी अगर आप बीमार पड़ते थे, उसमें कुछ मिला के ऐसे करके। ठीक है, अदरवाइज हनी है क्या? प्योर शुगर है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट वो डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको खासकर अगर फैटी लीवर या लिवर के से इश्यूज कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हनी, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज है, वो आपके लिवर पे ज़्यादा लोड डालेगा, कंज्यूम मत करिए। कभी कभार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आपके फैट लॉस से, आपके मसल गेन से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। ओके, मीनाक्षी दुबे, ड्यूरिंग हॉट फ्लैशेज इज इट नॉर्मल दैट हार्ट बीट क्विकन्स? मीनाक्षी जी, डेफिनेटली जब आप हॉट फ्लैशेज आते हैं तो आप इंटरनली, मेंटली परेशान हो जाते हैं। जैसे ही आप परेशान होते हैं आपका हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो जस्ट अज्यूम अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू बेयर द टेम्परेचर,
ठीक है, उसको ऐसा लगता है बहुत गर्मी है, तो डेफिनेटली उसका हार्ट रेट ऊपर जाएगा। वैसे तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो अधिकतर लोगों में पाया जाता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल बोल देते हैं, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू हैव हॉट फ्लैशेस इज, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वेरी कोल्ड और वेरी कोल्ड वाटर, यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। ठीक है, नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट ब्रीदिंग, इन द सेंस कि आप नोटिस करेंगे कि आपका ब्रीदिंग भी फास्ट हो गया है, शैलो हो गया है जब आप हॉट फ्लैशेस को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो आपको कॉन्शियसली अपना ब्रीदिंग डीप करना पड़ेगा और स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, योर एक्सेल should always be longer than your inhale. So for an example, when you inhale, you count in your mind 4 count, 5 count, और exhale should be longer than your inhale. पहला। दूसरा, you should not put in any effort in breathing और एक्सेलिंग, एकदम नॉर्मल ब्रीद इन होना चाहिए, पता भी ना चले अगल बगल वालों को कि आप सांस ले रहे हैं, इतना धीरे आपका इनहेल होना चाहिए और उतना ही धीरे आपका एक्सेल भी होना चाहिए। ठीक है, डू इट फॉर 5, 6, 7, 8 मिनट्स एंड यू विल नोटिस कि आपका हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे जैसे हार्ट रेट नीचे आएगा वैसे वैसे आपको जो हॉट फ्लैशेस हैं उसका भी जो सिम्टम है वो बेटर होता चला जाएगा। मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, बैक पेन। अब बैक जो है वो काफ़ी बड़ा है, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, तीनों में अलग अलग पेन्स हो सकते हैं। सो नॉर्मली ये जो बैक पेन है इसका एक बड़ा कारण होता है आपका मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंस होता है हमारे पॉस्चर की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तीसरा, हम वर्कआउट जब करते हैं तो किसी बॉडी पार्ट पे जब एक्सेस फोकस देने लगते हैं, फॉर एन एग्जांपल जब आप वर्कआउट करते हैं तो अपने लोअर, अपने फ्रंट पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो लोग चेस्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, एब्डोमिनल एब्स की एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसकी वजह से बैक की एक्सरसाइजेज, बैक की जो मसल्स है वो वीक होती चली जाती हैं कंपैरेटिवली, एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज। चौथा रीज़न कैन बी सिटिंग, लॉट ऑफ सिटिंग एंड सो ऑन। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पॉस्चर पे अगर इंजरी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। एक्सरसाइज प्रॉपर होना चाहिए, हर बॉडी पार्ट को इक्वल फोकस के साथ एक्सरसाइज करें, और फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपका बैक पेन बेटर हो रहा है। इसके साथ 2-3 चीज़ें आपको कंबाइन कर लीजिए। विटामिन डी और B12 को चेक कर लीजिए कैसा है विटामिन डी, B12 आपके ब्लड टेस्ट में। स्लीप क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सारा काम करते हुए भी आपका रिकवर नहीं होगा और बैक पेन होता रहेगा। दैट्स इट। सो इतना चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कल्पना का क्वेश्चन है, वेट लॉस में राइस और रोटी खाना चाहिए? बिल्कुल राइस और रोटी खाना चाहिए, बिना राइस और रोटी के कोई भी वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, rice and roti comes in the category of carbohydrates, and carbohydrate is very essential for energy metabolization, especially a country जहाँ पे हमारा वेदर जो है वो एक्सट्रीम है। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में आम आते हैं। क्यों आम आते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन बी भरपूर होता है। विटामिन बी क्या करता है? विटामिन बी एनर्जी देता है, एनर्जी को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठंड के दिनों में विटामिन बी नहीं आते। उसी तरह राइस और रोटी जो है वो हमें विटामिन बी देता है, प्लस हमें एनर्जी देता है, प्लस हमारा जो जीन्स है वो राइस और रोटी के ऊपर बेस करता है। मतलब कि अगर हम सडनली राइस एंड रोटी खाना छोड़ देंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बनता है, सेरोटोनिन का मतलब होता है हैप्पी हार्मोन, तो जो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट सेरोटोनिन बनता है वो नहीं बनेगा। जब सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो आपको लेजीनेस लगेगी, आपको डिप्रेस्ड फील करेंगे, एनर्जी नहीं आएगी, रात में नींद नहीं आएगी। ठीक है, सो राइस और रोटी या दोनों कंपल्सरली आपके डाइट का पार्ट होना चाहिए। आई डोंट फेवर एनी काइंड ऑफ बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है तो ज़रूर खाए, बट कृपया करके वेट लॉस के लिए राइस और रोटी छोड़ के ये सब ना खाएं। अगर आप राइस रोटी छोड़ के ये सब खा रहे हैं तो अगर वेट लॉस हो भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वेट लॉस का, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो भी चीज़ें मैंने नाम ली राइस रोटी के अलावा वो सब आप स्ट्रेस खाएंगे। आपको बाजरे का रोटी पसंद नहीं, लेकिन आप खा रहे होंगे क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है, राइस रोटी को बदल के ज्वार, बाजरा, रागी खाने से वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, सो राइस और रोटी खाइए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाना चाहिए ओबेसिटी 3 स्टेज के लिए। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है,
वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रूट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगेन। सो फॉर एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपकी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। 2000 कैलोरी के रिक्वायरमेंट में 50% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं आप, 25% प्रोटीन ले रहे हैं आप और 25% फैट ले रहे हैं आप, ठीक है। सो 50% कार्बोहाइड्रेट में से कम 50-60%, मतलब 50% का 50-60% शुड कम फ्रॉम ग्रेन्स, रोटी चावल, रेस्ट ऑफ इट शुड कम फ्रॉम फ्रूट्स। बट अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है तो फ्रूट्स तब भी खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन 2 सर्विंग तक उसको लिमिट करके रखें। बहुत ज़्यादा फ्रूट ना खाएं क्योंकि फ्रूट में फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करने का काम लिवर का होता है। डायबिटीज़ के केस में और कोई भी लिवर प्रॉब्लम के केस में लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज रहता है, इसलिए लिवर पे बहुत लोड नहीं डालेंगे, तो फ्रूट्स थोड़ा कम रहेगा इन केसेस में। अदरवाइज बिल्कुल आराम से जो भी 50% आप कार्बोहाइड्रेट है उसमें राइस, रोटी, फ्रूट्स सब डालिए। 25% प्रोटीन जाना ही चाहिए, या फिर इसको अगर वेट के टर्म्स में देख लें तो मिनिमम 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का प्रोटीन और 0.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट का डाइटरी फैट। वेजिटेबल्स, मैं अपने क्लाइंट्स को वेजिटेबल्स तौलने को नहीं कहता हूं। आप जितना मन जैसे मन वेजिटेबल्स खा सकते हैं किसी भी फॉर्म में, एक्सेप्ट जूसेस अलाउड नहीं करता मैं अपने क्लाइंट्स को। बाकी सब चीज़ वेजिटेबल्स का आप कटलेट बना के खाइए, जितना मन उतना, उसको कुक करके खाइए जैसे हम नॉर्मली खाते हैं, सौते करके खाइए जैसे हम खाते हैं, सैलेड्स के फॉर्म में खाइए जैसे हम खाते हैं, जितना मन खाएं, कोई उसका मेजरमेंट नहीं है। लेकिन बाकी सब चीज़ों का मेजरमेंट होगा। प्रोटीन का होगा, जैसे प्रोटीन में दाल आ गया, चिकन आ गया, पनीर आ गया, टोफू आ गया, ये सब चीज़ का कैलकुलेशन होगा। और कार्बोहाइड्रेट का कैलकुलेशन होगा, रोटी, चावल, फ्रूट्स, इन सब का कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। मान हेल्थ क्लब, मसल्स कैसे बढ़ाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। मसल बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है कैलोरी सरप्लस डाइट, ठीक है। कैलोरी सरप्लस डाइट, अगर आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हैं, कुछ भी कर लीजिए, मसल गेन नहीं होगा, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले कैलोरी सरप्लस डाइट में जाना है। दूसरा कंडीशन क्या, अगर मसल अच्छे से ग्रो करना है, एफिशिएंटली ग्रो करना है, तो फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। फैट परसेंटेज फीमेल्स के लिए क्या है, 18 से 28 फॉर फीमेल्स, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, केजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और दूसरा मेल्स के लिए है 10 to 20%। अगर ये फैट परसेंटेज है आपका ऑलरेडी, तो मसल गेन आप करेंगे तो बेटर होगा, जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि फैट परसेंटेज जब ज़्यादा रहता है तो आपके फैट सेल्स आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मसल ग्रोथ में थोड़ा कम हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा रोल होता है। तीसरा है, अगर आप कैलोरी सरप्लस डाइट पे हैं और मसल गेन करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, गुड क्वालिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तीनों कैटेगरी होना चाहिए, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथनिंग एंड एंड्योरेंस। तीनों कैटेगरी को आप इक्वली फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो बेटर होगा। चौथा, प्रॉपर सप्लीमेंट्स मतलब ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट करा के चेक करिए क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, और डेफिशिएंसीज के बेसिस पर आप सप्लीमेंट लेंगे, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो ध्यान में रखना है, वो डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे कि कैसा रिकवरी हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और हर किसी को नहीं लेना चाहिए बिना किसी कोच के परमिशन के। जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रिएटिन हो गया, ठीक है। इस टाइप के कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। छठा है प्रोटीन, मिनिमम 1 ग्राम तो होना ही चाहिए, और 1 ग्राम में अगर बॉडी की रिकवरी नहीं हो रही तो आप 0.2 करके बढ़ाते चले जा सकते हैं टू अ पॉइंट कि आपको रिकवरी मिलने लग जाए 24 to 30 आवर्स के केस में। लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन कितना ले सकते हैं, नॉट मोर देन 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। सातवां है डाइटरी फैट, कम से कम 0.5 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 1 ग्राम आराम से फैट ले सकते हैं क्योंकि हमें कैलोरी सरप्लस में एनीवेज जाना है, मसल गेन करना है, हमारा टारगेट है, ठीक है। और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप ढंग से सो नहीं रहे तो कोई मसल गेन नहीं होगा, आप जितनी मेहनत कर लें। तो ये मैंने 8 स्टेप्स बताए हैं, और अगर आप जूम पे हैं तो आपको ये दिख रहा है 8 स्टेप्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 8 स्टेप्स को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपका मसल गेन होगा। दूसरा कोई इसमें तरीका नहीं है मसल गेन करने का।
आरती संदीप, बॉडी पेन होता मॉर्निंग में सर, और कोई कहता है मॉर्निंग डाइट क्या रखूं, आई एम 41 लेडी। बॉडी पेन होता है मॉर्निंग सर, और कोई कहता मॉर्निंग डाइट क्या रखूं। आई एम सॉरी आरती, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी पेन होता है अगर मॉर्निंग में, अगर आप ये कह रही हैं उसका सोल्यूशन पूछ रही हैं, तो सबसे पहले आज 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए बॉडी पेन के लिए। सबसे पहला है कि आपका फैट परसेंटेज कितना है वो पता करिए। फैट परसेंटेज अगर फीमेल है तो उसके केस में मैंने बताया 18 से 28% का फैट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करिए अगर आप नहीं कर रहे तो, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इसके साथ 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है आफ्टर डूइंग स्ट्रेंथनिंग, 15, 20, 25 मिनट जितना करेंगे उतना बेटर है। चौथा प्रोटीन, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो चालू कर दीजिए, और अगर कर रहे हैं तो उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट है। पांचवा फैट, डाइटरी फैट रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। छठा विटामिन डी चेक करा लीजिए ब्लड टेस्ट करा के, विटामिन B12 चेक करा लीजिए ब्लड टेस्ट करा के। अगर ये डेफिशिएंसी में है तो इसका सप्लीमेंट तुरंत स्टार्ट करिए डॉक्टर से मिलके या न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, जो भी आप जिसको भी आप एक्सेसिबल कर पाएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सातवां है स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो बॉडी पेन रहेगा, क्योंकि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हार्मोन होते हैं, बॉडी को रिकवर नहीं करने देता। सेल्स हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं, वो अपने आप को रिजुविनेट नहीं कर पाते, डिटॉक्स नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये 7 स्टेप्स हैं आपके लिए, अगर आपको बॉडी पेन होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, करते ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा हेल्प ले सकते हैं। अभी 31 अगस्त संडे को मेरा वेबिनार है 2 घंटे का, ठीक है, होलिस्टिक हेल्थ वेबिनार मास्टर क्लास, ज्वाइन कर सकते हैं आप उसको, उसमें कुछ चीज़ें बताएंगे। अनामिका, डायबिटीज़ में मसल्स कैसे बढ़ाएं, डायबिटीज़ एंड मसल्स। देखिए मसल बढ़ाने का जो उपाय है वो सबके लिए सेम है, कोई भी अलग नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो कुछ अलग तरीका करेंगे, डायबिटीज़ नहीं है तो कुछ अलग तरीका करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो मैंने ऊपर अभी बताया, कैलोरी सरप्लस डाइट में जाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, प्रोटीन खाना है, डाइटरी फैट खाना है, गुड क्वालिटी स्लीप लेना है, विटामिन B12 चेक कर लेना है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, वो शायद मैंने बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है तभी मसल गेन होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और डायबिटीज़ नॉन डायबिटीज़ के लिए कोई अलग चीज़ें नहीं है। बट डायबिटिक क्यों है इस पे आप फोकस कर सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर, हाई शुगर का मतलब है बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, जिसका मतलब है बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। आप अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करिए, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा कि आप डायबिटीज़ से बाहर आ पाएँ, ठीक है। और आपके लिए मसल गेन करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि मसल गेन के लिए रिक्वायर्ड है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ठीक है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो मैं सिर्फ अजम्पशन कर पा रहा हूँ, मैं जज कर रहा हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, मैं जज कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इसीलिए डायबिटीज़ हुआ है। और जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आप सोचते सोचते ही हम थक जाते हैं, जो वर्कआउट के लिए एनर्जी चाहिए वो हम ला ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो बहुत लोग हैं जो वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन 10-11 बजे तक सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो हम वर्कआउट करने का मन नहीं करता, हम अपने आप को फिर लेजी बोलने लगते हैं, और भी बहुत नाम हम अपने आप को देने लगते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट एंड इट विल हेल्प यू getting whatever you want in terms of health. Did you have any chart for calculate calories, protein and fiber? MK World नहीं, कोई चार्ट नहीं है, और चार्ट कभी काम नहीं करता कैलोरी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। सेम हाइट सेम वेट, उसके बावजूद कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। क्योंकि हाइट जो नॉर्मली चार्ट बनते हैं, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, या आजकल तो डॉक्टरों के यहाँ भी मैं देख रहा हूँ चार्ट रखा हुआ है, तो मुझे बताइए चार्ट हाइट और वेट के हिसाब से ही तो बन सकता है, लेकिन उस बंदे के लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका लाइफस्टाइल कितना है, उसका दिन भर का फिजिकल एक्टिविटी कितना है, इन सब का आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप दिन भर स्ट्रेस्ड रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म कैन कम डाउन बाय 50%। अगर आप बहुत पीसफुल हैं, बहुत जॉयफुल हैं, तो योर मेटाबॉलिज्म कैन शूट अप टू 25-30%। इतना फर्क पड़ता है। हाउ विल यू कम टू नो? थ्रू अ चार्ट, ठीक है। सो जब तक सामने कोई बैठेगा नहीं मेरे, तब तक उससे बातें नहीं होंगी, 1-to-1 काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक पता ही नहीं चल सकता है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है। और जब तक पता नहीं चलेगा लाइफ में क्या चल रहा है, तब तक कैलोरी नहीं निकल पाएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मार्कर है कैलोरी निकालने का, किसी के अगर किसी और का, या जैसे मैं निकालना चाहता हूँ कि डाइट हिस्ट्री क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या खाते हैं, वो हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में कि
कितनी कैलोरी हम इसको दे सकते हैं, कितनी कैलोरी ये खा रहा है कि इसका वेट बढ़ रहा है, कितनी कैलोरी ये खा रहा है कि इसका वेट घट रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो देयर कैन नॉट बी अ फिक्स्ड चार्ट ऑफ कैलोरी कैलकुलेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, बाकी तो लोग चार्ट के बेसिस पर बहुत कुछ कर ही रहे हैं। आई एम शाहिद, कपिल सर मुझे नॉर्मल क्रैक था राइट हैंड के रिस्ट में, तो अभी कितना टाइम लगेगा रिकवर में? टोटल 42 डे हो गए हैं। देखिए शाहिद जी, फ्रैक्चर के केस में कितना टाइम लगेगा ये नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन आप क्या करें कि जल्दी रिकवरी हो वो हेल्प कर सकता हूं मैं। तो सबसे पहला है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आई होप कि आपके पास विटामिन डी B12 का टेस्ट होगा, आपके डॉक्टर ने कराया होगा। सो नॉर्मली डी का तो टेस्ट करा लेते हैं लोग, B12 का टेस्ट नहीं कराते। प्लीज़ टेस्ट करा के चेक करिए कि दोनों का लेवल क्या है और इमीडिएट इनके सप्लीमेंट स्टार्ट करिए जो भी आप ले रहे हैं। दूसरा, प्रोटीन और डाइटरी फैट। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी में। बहुत बार लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। डाइटरी फैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम मसल क्वालिटी की बात करते हैं। और मैं फ्रैक्चर में मसल क्वालिटी की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मसल्स का जो फंक्शन है वो ये है कि वो बोन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर स्ट्रांग मसल्स होंगे तो बोन्स को प्रोटेक्शन मिलेगी और जल्दी रिकवर होगा। तीसरा, बोन का क्या कॉम्पोजिशन है, तो बोन के केस में लोगों को लगता है केवल कैल्शियम से हो जाएगा, नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, ये सारी चीज़ें आपके बोन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मिनरल आप मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल ले सकते हैं जिसमें ये सारी कॉम्पोजिशन हो, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब चीज़ रेशियो में हो, जो आपको हेल्प करेगा आपके बोन को ज़्यादा बेटर करने में। चौथा, स्लीप। जितनी गहरी नींद में आप सोएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी हील करेगी, रिकवर होगी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए कि आपके अगर कोई भी बोन रिलेटेड या फ्रैक्चर है इस टाइप की चीज़ें तो आपको हेल्प करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर आज की सभा समाप्त करते हैं। ओके, डॉक्टर शैलजा खुटाले, टेल मी अबाउट एल कार्निटीन। ओके, सो एल कार्निटीन इज़ अ फैट मोबिलाइजर। ठीक है ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैट बर्नर है। इट्स नॉट अ फैट बर्नर, इज अ फैट मोबिलाइजर। नाउ व्हाट डज अ फैट मोबिलाइजर डू? तो होता क्या है कई बार कि कुछ केसेस में जहां पे हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, देयर आर 3 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, PCOD, हाइपोथायराइड एंड डायबिटीज। ये 3 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इस केस में जब हम श्योर हो जाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल करेक्ट कैलोरीज ले रहा है जो मैंने कैलकुलेट करके दिया है, और उसमें 2-3 बार हम ऊपर नीचे करके जब हम श्योर हो जाते हैं कि सामने वाला बंदा बिल्कुल परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहा है विद ऑल द कैलोरी मेजरमेंट्स, देन डेफिनेटली देयर इज अ स्लो मेटाबॉलिज्म दैट द बॉडी इज नॉट एबल टू बर्न फैट. Now what we do is we give them L-carnitine. We start with 1 gram, not more than that, 10-15 minutes before workout, so that the triglycerides in the fat cells come out of that cell and mix with the blood. ठीक है, so fat cell से फैट निकल के ब्लड में आ जाए, और जैसे ही वो ब्लड में आएगा वो फिर मसल सेल्स में एंटर करना चाहिए. सो मसल सेल्स में एंटर करने के लिए हमारे पास एनर्जी डिमांड होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई वी गिव 15-20 मिनट्स बिफोर और मे बी 10 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट, ताकि वो अपने ब्लड में आते ही जब हम वर्कआउट करेंगे तो वो हेल्प करेगा फैटी एसिड्स को आपके मसल सेल्स में जाके बर्न होने के लिए. सो देयर इज अ होल क्रेब्स साइकिल टू दैट, हाउ बॉडी बर्न्स फैट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. सो एल कार्निटीन का इतना ही रोल है. एल कार्निटीन खा लेने से फैट बर्न नहीं होगा, और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और कैलोरी डेफिसिट जितना है उतना फैट लॉस हो रहा है, तो एल कार्निटीन उसको इन्हांस नहीं कर देगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2000 कैलोरी की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप 1500 कैलोरी खा रहे हैं, इसका मतलब 500 कैलोरी पर डे का डेफिसिट है, तो महीने का कितना हो गया? महीने का 15,000 हो गया. 15,000 कैलोरी का मतलब 1.7-1.8 kg का फैट लॉस होना चाहिए. तो इसमें अगर आप एल कार्निटीन खा भी लेंगे तो भी फैट लॉस 1.7-1.8 kg होगा, बिकॉज एल कार्निटीन आपके कैलोरी डेफिसिट को बड़ा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फैट को निकाल के ब्लड में डाल दे रहा है. अब अगर डिमांड हमारे पास ज़्यादा होगी तो वो बर्न होगा, जब डिमांड नहीं होगी तो वो वापस अपनी जगह. ठीक है, सो दैट इज व्हाट एल कार्निटीन डज. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. मिलेंगे थर्सडे को दोपहर 1:30 बजे. 2 बार लाइव होता है हमारा, मंडे थर्सडे को. जितने लोग मेरे होलिस्टिक हेल्थ मास्टर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, 31 अगस्त को सेशन है, सुबह 10 बजे, संडे है. आप लिंक के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप ज्वाइन करें. जितने लोगों को मेरी कोचिंग चाहिए होगी वो उसी समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे
वेबिनार में टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर जिनका क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ मैं, वो उनसे दरख्वास्त है कि हमें आप थर्सडे को दोबारा मिले दोपहर 1:30 बजे एकदम एग्जैक्ट। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।